बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 2 जो है जो कि वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। आज उसका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं और इसका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन ये है, आपके सामने लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर्स की रेजोल्यूशन क्या होती है और कुछ चीज़ें कैलकुलेट करने को कही गई हैं। एक पहली जो चीज़ कैलकुलेट करने को कही गई है वो मैग्नीट्यूड है और दूसरी चीज़ आपसे कह रहे हैं डायरेक्शन कैलकुलेट करें और रिजल्टेंट वेक्टर की, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करनी है और रिजल्टेंट वेक्टर की आप लोगों ने डायरेक्शन भी कैलकुलेट करनी है। इसे देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसकी डेफिनेशन वगैरह को समझने से पहले हम इस डायग्राम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए बच्चे, एक वेक्टर मैंने लिया एफ़, एक वेक्टर आप लोगों के पास एफ़ है और इस एफ़ वेक्टर को हम ओ ए लाइन से डिनोट कर देते हैं। लेट से एफ वेक्टर जो है हम इसको ओ ए लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड वेक्टर एफ फॉर्म्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, और ये थीटा जो हम ले रहे हैं हम स्टैंडर्ड एंगल ले रहे हैं। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था स्टैंडर्ड एंगल कौन सा होता है, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ किस डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल ठीक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो मैं कह सकता हूँ ये स्टैंडर्ड एंगल है क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस साथ भी है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी है। अब बच्चों, हम लोगों ने काम ये करना है कि हम लोगों ने इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि रिजॉल्व करने का मतलब डिवाइड करना होता है। पहली बात क्लियर कर रहे हैं कि रेजोल्यूशन इज़ नॉट डिवीजन ऑफ वेक्टर्स, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। जो रेजोल्यूशन वेक्टर होता है, रेजोल्यूशन वेक्टर्स के बारे में याद रखना है, नॉट डिवीजन ऑफ वेक्टर्स। ये डिवीजन ऑफ वेक्टर नहीं होती क्योंकि अगर आपको याद है तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बात ये की थी कि जो वेक्टर्स हैं उनकी डिवीजन तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में लफ्ज़ क्या याद रखना है, इट इज़ नॉट डिवीजन ऑफ वेक्टर्स, इसे हम डिवीजन ऑफ वेक्टर्स नहीं कहते। ये क्या चीज़ है फिर, इसको मैं अगर आपको किसी नंबर से समझाना चाहूँ तो आप यूँ समझ लें। लेट से बच्चों मेरे पास एक नंबर 5 है, अगर मैं इस 5 को यूँ लिख दूँ, लेट से मैं 3+2 लिख देता हूँ, तो अब मुझे बताए 5 किसकी इक्वल है, 3+2 की इक्वल है। तो मैंने इस 5 को रिजॉल्व किया है, 5 को मैंने रिजॉल्व किया। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, रिजॉल्व का मतलब मैं ये कहूँ तो क्या ठीक होगा, मैंने इस 5 को स्प्लिट कर दी है, मैंने इसके पार्ट्स बना दिए हैं और 3 और 2 इसके दोनों पार्ट्स हैं। अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तो क्या चीज़ आ जाएगी, 5 आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह ही रेजोल्यूशन वेक्टर भी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि रेजोल्यूशन वेक्टर जो है वो डिवीजन वेक्टर्स नहीं है, बल्कि जिस तरह मैंने इस 5 को स्प्लिट किया है और इसके जो 2 पार्ट्स बने हैं, इसको हम इसके कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं या इसको हम इसके क्या कह सकते हैं, पार्ट्स भी कह सकते हैं। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज़ नॉट डिवीजन ऑफ वेक्टर्स। ये बेसिकली हम किसी भी वेक्टर को उसके पार्ट्स में या उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। जल्दी से इसकी डेफिनेशन पे ज़रा गौर करें। देखिए डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर, यानी इस प्रोसेस में हम किसी वेक्टर को डिवाइड नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। जिस तरह मैंने आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से स्प्लिटिंग समझाई है, हम वो प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर करेंगे। और किस में स्प्लिटिंग करेंगे, इनटू इट्स कंपोनेंट्स। जिस तरह मैंने 5 की स्प्लिटिंग की है ना 3 और 2 में, तो 3 और 2 फिर इस 5 के क्या काउंट होंगे, कंपोनेंट्स काउंट होंगे। तो इट मीन्स कि रेजोल्यूशन वेक्टर फिर क्या हुआ कि स्प्लिटिंग अ वेक्टर into its parts or components is called resolution of vectors। तो अब हम ये देखते हैं कि हम resolution of vectors करते कैसे हैं। ये तो मैं समझ आ गया कि ये तो अभी हम लोगों ने एक नंबर की रेजोल्यूशन की है ना, जस्ट उस चीज़ को, आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि कोई वेक्टर अगर आपके पास है, जिस तरह वेक्टर एफ है जो कि एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस बना रहा है। अब हम ये देखते हैं कि इसकी हम रेजोल्यूशन कैसे करेंगे। तो बड़ा आसान सा मेथड है, आप लोगों ने बच्चे ये काम करना है फॉर सेक ऑफ रेजोल्यूशन वेक्टर। ये बातें आप लोगों ने फिर इस एक्सप्लेनेशन में, वर्डिंग में भी बोर्ड में लिखनी है, जो मैं अभी बातें रिपीट कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने सबसे पहले ये करना है कि आप लोगों ने एक वेक्टर ज्यूम करना है जो कि एफ है, जिसको हम ओ ए लाइन से डिनोट कर रहे हैं। अब इस वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के लिए आप लोगों ने वेक्टर वेक्टर एफ जो है उसके हेड से आप लोगों ने एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। तो मैंने इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के लिए
वेक्टर एफ के हेड से यानी ए पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी है और ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है पॉइंट बी पर आकर। अगर ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है तो ये एंगल कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री होगा। अब ऐसा करने से इस वेक्टर एफ के आपके पास 2 कंपोनेंट्स बन जाएंगे। कंपोनेंट्स मीन पार्ट्स बन जाएंगे ना। एक इसका वो पार्ट बनेगा जिसकी डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस होगी और एक इसका वो कंपोनेंट बनेगा जिसकी डायरेक्शन अलोंग किधर होगी, वाई एक्सिस होगी। इसके 2 कंपोनेंट्स बनेंगे, एक की डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है और एक की डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस है। अब ये भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट ए से हम 2 परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक परपेंडिकुलर आप लोगों ने अलोंग एक्स एक्सिस ड्रॉ किया और एक परपेंडिकुलर इस पॉइंट पी से हम अलोंग वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं और ये परपेंडिकुलर जो अलोंग वाई एक्सिस ड्रॉ हुआ है ये इसको कट कर रहा है पॉइंट सी पे। ये भी परपेंडिकुलर ही है लेकिन अलोंग वाई एक्सिस है। तो दोनों तरफ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जा सकते हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस। तो ऐसा करने से ये हुआ कि एक कंपोनेंट एफ का अलोंग एक्स एक्सिस होगा और इधर ड्रॉ करने से एक इसका कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस होगा। जिस तरह ये वाला कंपोनेंट एफ का अलोंग वाई एक्सिस है बिल्कुल वैसे ही इस एफ का ये वाला कंपोनेंट भी अलोंग वाई एक्सिस है। तो ये दोनों सेम कंपोनेंट्स हैं। मीन इस कंपोनेंट को अगर मैं एफ वाई बोल रहा हूँ, क्यों एफ वाई कह रहा हूँ, इसकी डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस है। तो इधर भी मैं इस कंपोनेंट को शो कर सकता हूँ तो इसकी डायरेक्शन भी अलोंग किधर है, वाई एक्सिस है। ये बच्चों बात याद रखनी है कि दोनों कंपोनेंट सेम है। आप इसको यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें या ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर ये दोनों इसके कंपोनेंट्स होंगे, एफ वाई इसका वर्टिकल कंपोनेंट है और अलोंग एक्स एक्सिस इसका कंपोनेंट बनेगा, उसका हम एफ एक्स का नाम देंगे। आप लोगों ने बच्चों बात ये याद रखनी है कि वेक्टर एफ का जो कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है इस वजह से इसको एक्स बोल रहे हैं और ये वाला कंपोनेंट क्योंकि अलोंग वाई एक्सिस है इस वजह से इसको क्या बोल रहे हैं, एफ वाई कह रहे हैं। यानी सबस्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ है वो असल में एक्सिस को शो कर रहा है कि वो वाला कंपोनेंट किस एक्सिस के अलोंग है। इट मीन्स कि वेक्टर एफ के अब आपके पास कितने कंपोनेंट्स बनेंगे, फिर 2 कंपोनेंट्स हुए, एक अलोंग एक्स एक्सिस है और एक अलोंग वाई एक्सिस है। अब ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, ये इन दोनों पार्ट्स हैं, ये जो कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स में एंगल कितने डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो किसी वेक्टर के वो कंपोनेंट्स या वो पार्ट्स जिनमें एंगल 90 डिग्री हो, ऐसे कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ऐसे कंपोनेंट्स जिनमें एंगल 90 डिग्री होगा, ऐसे कंपोनेंट्स का हम नाम देते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का। इसको ज़रा देखते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की डेफिनेशन को ज़रा गौर करें। इसमें लिखा हुआ है कि द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी किसी वेक्टर के वो कंपोनेंट्स जो आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर मीन जिनके दरम्यान में एंगल 90 डिग्री का बनेगा, ऐसे कंपोनेंट्स को हम नाम दे रहे होते हैं। वो कौन से कंपोनेंट्स हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। तो हम कह सकते हैं इस वेक्टर एफ के एफ एक्स और एफ वाई जो हैं वो दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। इसके ऊपर अगर देखिए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन में वर्ड यूज़ किया है द इफेक्टिव वैल्यू। ये जो लफ्ज़ बच्चों इफेक्टिव वैल्यू लिखा हुआ है, इस इफेक्टिव वैल्यू का मतलब होता है पार्ट। अब यूँ भी कह सकते हैं द इफेक्टिव वैल्यू भी कह सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं द पार्ट ऑफ ए वेक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी किसी वेक्टर का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो पार्ट होगा, उस पार्ट को या उस इफेक्टिव वैल्यू को हम उसका कंपोनेंट कहेंगे। ये पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब दोबारा समझ लें। देखिए ये जो एफ एक्स है, आपका क्या ख्याल है, ये एफ का पार्ट है कि नहीं है? बिल्कुल एफ का पार्ट है, लेकिन इसकी डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है। तो इसलिए लिखा हुआ है कि द पार्ट ऑफ ए वेक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ज़रा किसी वेक्टर के जो पार्ट्स होंगे वो भी तो वेक्टर ही होंगे, और अगर वो पार्ट्स वेक्टर्स हैं तो उनकी अपनी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। जिस तरह इस कंपोनेंट की डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है और इस कंपोनेंट की डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस है। बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने इसके 2 कंपोनेंट्स बना लिए और हमें ये समझ आ गया कि ये कंपोनेंट्स जो हैं वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। अब बच्चों अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा क्वेश्चन ये था कि आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट भी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इसका जो एफ एक्स कंपोनेंट है ना, इस एफ एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। एफ एक्स मीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इट मीन कि हमें एफ एक्स की वैल्यू अब चाहिए। इसके लिए बच्चों आप इस ट्राइंगल को ज़रा गौर करें, ओ ए बी ट्राइंगल है। अब मुझे इसकी बेस चाहिए। तो आप लोगों ने याद रखना है, जब भी आपको बेस वाला कंपोनेंट चाहिए होता है
कौन सा कंपोनेंट? बेस वाला। जब भी आपको कंपोनेंट चाहिए होगा तो आप लोगों ने याद रखना है हमेशा हम रेशियो कौन सी यूज़ करेंगे? कॉज वाली रेशियो यूज़ करेंगे। और जब भी कभी आपको परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चाहिए होगा, बेस वाले कंपोनेंट के लिए आप लोगों ने क्या यूज़ करना है? कॉस। और परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट के लिए आप लोगों ने याद रखना है क्या यूज़ करेंगे? साइन थीटा। बिल्कुल, ये चीज़ आप जल्दी से अब याद कर लें कि किसी भी ट्राइंगल में जब बेस वाला कंपोनेंट आपको चाहिए होगा उसको किससे कैलकुलेट करना है? कॉस से। और जब परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चाहिए होगा तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? बिल्कुल ठीक, साइन यूज़ करेंगे। तो अब मुझे बताओ आप लोगों ने बच्चे किसकी मैग्नीट्यूड चाहिए? एफ एक्स की। तो एफ एक्स इस ट्राइंगल की बेस है। बेस में इसको क्यों कह रहा हूँ? ट्राइंगल की वो साइड जिसके साथ 90 और कुछ एंगल थीटा वगैरह बन रहा हो उस साइड को हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो आपको बेस चाहिए तो बेस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, कॉस थीटा यूज़ करेंगे। तो इस ट्राइंगल ओ ए बी के ऊपर अब मैंने कॉस थीटा अप्लाई किया। कॉस थीटा की क्या आप लोगों ने रेशियो याद की है मैट्रिक में? कॉस के लिए हम वर्ड यूज़ करते थे करली ब्राउन हेयर। करली ब्राउन हेयर यानी कॉस थीटा करली, सी मीन करली हो जाएगा, ब्राउन हेयर मीन बेस ओवर क्या होगा? हाइपोटेन्यूज, यानी करली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्राइंगल के आप बच्चों बेस देखें तो इसकी बेस जो है वो किसकी इक्वल? एफ एक्स भी है। अगर आप चाहें तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं, बेस को आप ओ भी लिख सकते हैं। अगर आप एक स्टेप एक्स्ट्रा करना चाहें, बेस को हम ओ भी लिख सकते हैं, ये बेस है। आगे लिखा हुआ हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज इसको आप क्या लिख सकते हैं? ओ ए भी लिख सकते हैं। इन एक स्टेप आप चाहें तो एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। तो इस ट्राइंगल की बेस जिसके साथ ये दो एंगल बन रहे हैं वो ओ बी है और इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो किसकी इक्वल है? ओ ए की इक्वल है। अब अगर हम इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो ओ बी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? एफ एक्स से। और ओ ए को हम डिनोट कर रहे हैं किस चीज़ से? एफ से डिनोट कर रहे हैं। अब मुझे जल्दी से आप ये बताएं कि यहाँ पर तो मैंने वेक्टर लिखे हुए हैं, इसके ऊपर वेक्टर का साइन है, इसके ऊपर वेक्टर का साइन है। तो मुझे अब ज़रा जल्दी से ये सोच कर बताएं कि क्या अगर मैं इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा देता हूँ तो क्या मैंने इसको करेक्ट किया या इनकरेक्ट किया? आपने ये बताना है कि जब हम इसके ऊपर ये वेक्टर का साइन लगा रहे हैं तो करेक्ट किया या इनकरेक्ट किया? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इनकरेक्ट है, क्योंकि हम बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहे हैं कि वेक्टर्स की डिवीजन पॉसिबल नहीं है। आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए इस वजह से हम इसके ऊपर वेक्टर साइन नहीं लगा रहे। इसके ऊपर वेक्टर साइन हम लगा ही नहीं सकते क्योंकि वेक्टर्स की डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो एक कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे बोर्ड में करते हैं, इससे मार्क्स फिर कम हो रहे होते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है इसके ऊपर हम कभी भी वेक्टर का साइन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वेक्टर्स की डिवीजन पॉसिबल नहीं है। अब हमें बच्चों यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए? एफ एक्स की वैल्यू चाहिए। एफ एक्स को आप इसी साइड पर रहने दें, f इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आकर मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो योर एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा f cos थीटा। तो ठीक हो गया, हम लोगों ने जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर ली। अब हमें चाहिए बच्चे इसके एफ वाई यानी वर्टिकल कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड। मुझे बताएं वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर को शो कर रहा है और आपको मैंने बताया परपेंडिकुलर के लिए हम कौन सी रेशियो यूज़ करते हैं? साइन थीटा यूज़ करते हैं। और साइन थीटा का क्या रूल होता है? सम पीपल हैव होता है। सम पीपल हैव मीन साइन, पीपल हैव मीन परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब दोबारा जल्दी से देखें इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कौन सा आप चाहें तो लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर इसका बी ए है, हाइपोटेन्यूज वही पुराना ओ ए होगा। आप चाहें जिसमें आप वैल्यूज पुट करें, जो बी ए है वो आपका किससे शो हो रहा है? एफ वाई से, और जो ओ ए है उसको हम एफ से डिनोट कर रहे हैं। वही बात, हम यहाँ पर वेक्टर का साइन अगेन यूज़ नहीं कर सकते। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एफ वाई की वैल्यू चाहिए, उसको उसी साइड पे रहने दें। एफ इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आकर मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो योर एफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा आपके पास बन जाएगा। ठीक हो गया, दो चीज़ें कैलकुलेट होंगी, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एक्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वाई। अब बच्चों हम आते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, यानी रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसकी मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे। और इस डायग्राम में आपको पता है रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा? एफ है, इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है। इस रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड के बहुत सारे मेथड हैं। एक सिंपल सा मेथड ये है कि आप इस ट्राइंगल ओ ए बी ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। अगर हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो उससे ईजिली हम इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? वो नीचे लिखा हुआ है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होगा बेस का स्क्वायर प्लस उसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। अब आप इस वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अब मुझे बताएं कि हाइपोटेन्यूज यहाँ पर किसको शो हो रहा है?
हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड है, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, एफ का स्क्वायर। बेस हम पहले देख चुके हैं, एफ एक्स का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर में किसका स्क्वायर हो जाएगा, एफ वाई का स्क्वायर हो जाएगा। हमें क्योंकि एफ की वैल्यू चाहिए, एफ की वैल्यू के लिए आप लोगों ने इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे अंडर रूट ले लेना है। इस साइड पे भी आप अंडर रूट ले लेंगे, इस साइड पे भी आप अंडर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर तो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको पता है जब यहाँ पर प्लस का साइन हो या यहाँ पर माइनस का साइन हो तो हम इस अंडर रूट को इन दोनों के ऊपर स्प्लिट करके नहीं लिख सकते। यानी जब प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो तो ये अंडर रूट जो है वो स्प्लिट नहीं हो सकता। अगर बच्चों अंडर रूट ये स्प्लिट नहीं हो सकता तो फिर ये वाला स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल भी नहीं हो सकता। तो अब आप लोगों ने ये स्क्वायर तो अंडर रूट से कैंसिल हो गया, इस प्लस या माइनस अगर साइन यहाँ पर हो तो बताया है कि अंडर रूट को हम स्प्लिट नहीं कर सकते। अगर ये अंडर रूट स्प्लिट नहीं हो सकता तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल भी फिर नहीं होगा, तो इसके ऊपर एज इट इज़ अंडर रूट आ जाएगा और f बिकम इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब बच्चों आप लोगों ने चीज़ याद रखनी कि ये रिजल्टेंट वेक्टर की आपके पास मैग्नीट्यूड कैलकुलेट होगी। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये था कि रिजल्टेंट वेक्टर की हम डायरेक्शन की बात करते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बात समझाई थी कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को दो तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक आपको बताया था सिंबॉलिकली और दूसरा ग्राफिकली। तो अब हम ग्राफिकली बात कर रहे हैं। ग्राफिकली क्यों मैं कह रहा हूँ हम बात कर रहे हैं, हम लोगों ने वेक्टर्स को उनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन ड्रॉ करके स्टडी कर रहे हैं। अगर हम किसी वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेटिव लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो अब हम इसकी जो डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे वो ग्राफिकली कैलकुलेट करेंगे। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को ग्राफिकली कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एंगल यूज़ करते हैं, हम यूनिट वेक्टर यूज़ नहीं करेंगे। और यूनिट वेक्टर कब बताया था यूज़ करेंगे, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जब हम लोगों ने उसकी डायरेक्शन को सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करना होगा। अब कैसे करना है, ग्राफिकली, तो इसके लिए क्या यूज़ होगा, एंगल यूज़ होगा। तो जो लिखा हुआ है ना, आप डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैलकुलेट करें, तो डायरेक्शन वेक्टर्स का बच्चों असल में मतलब ये होता है कि आप लोगों ने एंगल कैलकुलेट करना है। और जब बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो हम स्टैंडर्ड एंगल ही कैलकुलेट करते हैं। वो आपको पहले बता चुका हूँ कि स्टैंडर्ड एंगल हम किसे कहते हैं। तो आप लोगों ने इस ट्राइंगल से अब इस थीटा को कैलकुलेट करना है। दोबारा वही ट्राइंगल OAB ले लें। और यूजली हमारी बुक में हम जब इस एंगल को कैलकुलेट करते हैं तो हम tan की रेशियो यूज़ करते हैं। tan के बारे में आप लोगों ने क्या याद किया हुआ है, थ्रो प्रॉपर ब्रुशिंग, बिल्कुल ठीक। तो tan थीटा क्या होगा, थ्रो प्रॉपर ब्रुशिंग, यानी परपेंडिकुलर बेस की रेशियो होगी। इस ट्राइंगल में आप देखें आपका परपेंडिकुलर FY है और बेस इसमें जो लिखी है वो कौन सी, FX है। अगर अब यहाँ से थीटा कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जो कि एंगल है, तो tan उस साइड पर जाकर tan इनवर्स हो जाएगा, FY ओवर FX हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके दो छोटे छोटे MCQs भी बनते हैं, वो आप ज़रा जल्दी से देख लें। देखिए बच्चे, ये जो आप लोगों ने स्टैंडर्ड एंगल कैलकुलेट किया है, मैंने आपको शुरू वाले चैप्टर 2 के एक लेक्चर में बताया था कि जब कोई वेक्टर प्लेन में हो, ये वाला वेक्टर अभी किस में, प्लेन में है, तो ये वाला वेक्टर तो दो एंगल बना रहा है, एक विद x एक्सिस बना रहा है और एक विद, बिल्कुल ठीक, y एक्सिस भी बना रहा है। सपोज करते हैं इसके y एक्सिस की सिंबल फाई है, यानी y एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसकी सिंबल फाई है। से आपका बोर्ड में ये MCQ आ गया है, एक वेक्टर f है, वो विद y एक्सिस एंगल फाई बना रहा है, यानी उसका एंगल फाई जो है वो विद रिस्पेक्ट टू कौन सा है, y एक्सिस है। और आपसे MCQs पेपर में ये आ गया, वो आपसे पूछता है फाई कैलकुलेट करें। फाई कैलकुलेट का मतलब ये कि फाई का आपसे फार्मूला पूछता है कौन सा करेक्ट होगा। तो ये जो फार्मूला अभी आप लोगों ने बच्चों लिखा हुआ है, ये फार्मूला तो एंगल विद x एक्सिस का फार्मूला है। वो आपसे पूछ रहा है इस वेक्टर के y एक्सिस का फार्मूला क्या होगा। तो इस वेक्टर के y एक्सिस का फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, आप लोगों ने याद रखना है। आप इस बात को यूँ याद रख लें कि अगर कोई वेक्टर, अब हमें देखें ये दो फार्मूले लिखे हैं, ये एक फार्मूला है, इसी तरह का हम दूसरा फार्मूला लिख रहे हैं। अब हम पेपर में कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हम लोगों ने जो वेक्टर लिखना है, जो एंगल कैलकुलेट करना है, वो विद x एक्सिस का फार्मूला कौन सा होगा और विद y एक्सिस का फार्मूला कौन सा होगा। तो उस बात को आप यूँ याद रख सकते हैं, जो कंपोनेंट किसी फार्मूले में नीचे लिखा होगा ना, फार्मूला तब लिखेंगे जो कंपोनेंट किसी फार्मूले में नीचे लिखा होगा, असल में वो वाला एंगल उसी कंपोनेंट की एक्सिस के लॉन्ग होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, FX लिखा हुआ है, तो ये वाला एंगल विद किस एक्सिस साथ होगा, x एक्सिस के साथ होगा। तो इसका मतलब ये कि फार्मूला देख के आप जज कर सकते हैं वो वाला फार्मूला आपको एंगल विद x एक्सिस दे रहा है या विद y एक्सिस दे रहा है। तो क्या आपको पता है, फार्मूला लिखा होगा,
जो कंपोनेंट नीचे लिखा होगा उस कंपोनेंट का जो एक्सेस होगा उसके साथ एंगल होगा। तो इस फार्मूले को देख के भी समझ आ रही है कि ये वाला फार्मूला आपको एंगल दे रहा है विद किस एक्सेस के साथ, एक्स एक्सेस के साथ। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन ये है कि जो फाई एंगल है वो विद एक्स एक्सेस तो है नहीं, फाई एंगल तो किस एक्सेस के साथ है, विद वाई एक्सेस के साथ है। अगर बच्चों को विद वाई एक्सेस है तो अब आप लोगों ने इस तरह लिखना है कि नीचे कौन सा कंपोनेंट आए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वाई कंपोनेंट आए। तो अब जरा वाई कंपोनेंट की फॉर्म में लिखें तो क्या बनेगा, एफ एक्स ओवर क्या हो जाएगा एफ वाई। तो मैंने आपको क्या बताया, जो नीचे कंपोनेंट होता है उसके साथ एंगल होता है, जिसके नीचे क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। तो दिस गिव यू द एंगल विद किस एक्स के साथ, बिल्कुल ठीक, वाई एक्सेस के साथ आपको एंगल देगा। तो ये दो छोटी छोटी बातें आप लोगों ने याद रखनी है, एंगल विद एक्स एक्सिस कैसे कैलकुलेट होगा और एंगल विद वाई एक्सिस कैलकुलेट कैसे होगा। और अगर बोर्ड में इस तरह का कोई एमसीक्यूज आता है तो आप इजीली उसका मेथड जज कर सकते हैं कि उसका आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा। अभी बच्चों हम एक छोटी सी कन्फ्यूजन रिमूव कर लेते हैं। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने एक लाइन बोर्ड पे लिखी थी, लेकिन मैंने कहा तो उसको हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स आर सिमिलर प्रोसेस। अभी मैंने दोबारा ये लाइन बोर्ड पे लिखी हुई है, इसमें लिखा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स आर सिमिलर प्रोसेस, ये दोनों सिमिलर प्रोसेस हैं। अब ये समझना हमारा बाकी था कि ये दोनों सिमिलर प्रोसेस कैसे हैं। इसके लिए जल्दी से मैं आपको एक मैकेनिज्म बताता हूँ, आप उसको ज़रा देखें। देखिए कल जब आप लोगों ने एडिशन वेक्टर्स की थी तो आप लोगों ने क्या किया था, ए के हेड के साथ, ये वेक्टर ए है, ए के हेड के साथ बी की क्या ज्वाइन की थी, टेल। यानी आप लोगों ने ए और बी को कंबाइन किया था और आप लोगों ने रिजल्टेंट ऑब्टेन किया था। तो अब आप लोगों ने जब रिजल्टेंट ऑब्टेन किया था तो अगर आपको बात मेरी सही समझ आ रही है तो हम इस रिजल्टेंट को यूँ लिख सकते हैं, योर आर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, हम इसको लिख सकते हैं। अब ये जो दोनों ए और बी हैं ये रिजल्टेंट आर के क्या बनेंगे, फिर बिल्कुल ठीक कंपोनेंट्स होंगे ना। तो ये दोनों इसके कंपोनेंट्स हैं और ये उनका रिजल्टेंट है। इसका मतलब ये हो कि जब हम एडिशन वेक्टर्स पढ़ते हैं उसमें हम क्या बनाते हैं, उसमें हम कंपोनेंट्स को ज्वाइन करके क्या बनाते हैं, रिजल्टेंट बनाते हैं, बिल्कुल ठीक। तो देखें इस एडिशन में क्या हुआ है, एडिशन की अगर मैं समरी लिखूं तो एडिशन वेक्टर में कंपोनेंट से हम लोगों ने रिजल्टेंट ऑब्टेन किए। यानी ये एडिशन वेक्टर की ये समरी है कि उसमें हम कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर से क्या बनाते हैं, रिजल्टेंट। अब ज़रा सब्ट्रैक्शन को देखते हैं, ये सब्ट्रैक्शन की डायग्राम है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर हमारे पास माइनस बी वेक्टर है। तो मैंने माइनस बी की टेल को ए के हेड के साथ ज्वाइन कर दिया था। कल आपको बताया था ना मैंने, जब वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम उसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो देखिए मैंने इसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ किया है। अब मैंने ए के हेड के साथ माइनस बी की टेल को ज्वाइन किया है। अब रिजल्टेंट कैसे आएगा, फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड के साथ ज्वाइन कर देंगे और इस केस में अगर हम इस रिजल्टेंट को लिखेंगे तो योर रिजल्टेंट इज़ इक्वल टू ए माइनस बी हो जाएगा। अब बच्चों मुझे आप सिर्फ इस बात का आंसर करो, अब ए और माइनस बी फिर अगेन क्या हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कंपोनेंट्स होंगे और आर इनका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। ये सब्ट्रैक्शन हुई है। इसकी ओवरऑल अगर मैं समरी बनाऊं तो इसकी समरी वही नहीं बनेगी कि आप लोगों ने कंपोनेंट्स को ज्वाइन करके क्या ऑब्टेन किया है, रिजल्टेंट ऑब्टेन किया है। तो देखिए एडिशन में भी क्या था कि कंपोनेंट्स से क्या मिला था, रिजल्टेंट। तो मैंने लिखा था कंपोनेंट से रिजल्टेंट है। अब सब्ट्रैक्शन की समरी भी क्या है कि कंपोनेंट से क्या मिल रहा है, रिजल्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में सेम मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है कि कंपोनेंट से क्या मिल रहा है, रिजल्टेंट मिल रहा है। अब आपको पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। इस वजह से हम कहते हैं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स आर सिमिलर प्रोसेस। और बहुत अच्छा एमसीक्यूज है ये, आपसे पूछ सकता है बोर्ड में कि एडिशन का सिमिलर प्रोसेस कौन सा होगा या सब्ट्रैक्शन का सिमिलर प्रोसेस कौन सा होगा, तब आप अंडरस्टैंड इस बात को कर चुके हैं। लेट्स से आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपसे कहता है कि जस्टिफाई करें कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स आर सिमिलर प्रोसेस। तो आप इस एग्जांपल की मदद से इसको लिखकर जस्टिफाई भी कर सकते हैं। ये प्रॉपर इसकी जस्टिफिकेशन है जिससे ये चीज़ शो हो रही है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर सिमिलर प्रोसेस। इसी के साथ एक और छोटा सा एमसीक्यू देखते हैं। अगर बच्चों इस एडिशन का और वेक्टर्स का और सब्ट्रैक्शन का, एडिशन वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स का, अगर आपसे रिवर्स प्रोसेस के एमसीक्यूज आ जाए, वो आपसे कहता है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स का रिवर्स प्रोसेस बताएं। बहुत अच्छा एमसीक्यूज है। यानी एडिशन का जो रिवर्स होगा वो इस सब्ट्रैक्शन का भी रिवर्स होगा, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपस में क्या है बताया, बिल्कुल ठीक सिमिलर प्रोसेस है ना। तो इन दोनों का रिवर्स प्रोसेस भी कोई एक ही होगा और वो आप लोगों ने याद रखना है, वो रेजोल्यूशन वेक्टर है। यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स का
जो रिवर्स प्रोसेस है वो रेजोल्यूशन वेक्टर है। अब ये बात आखिरी समझने वाली है कि ये इसका रिवर्स कैसे हो गया। तो अभी आपके सामने ये बोर्ड पे रेजोल्यूशन वेक्टर की डायग्राम बनी हुई है। अब मुझे अभी प्रीवियस लेक्चर से ज़रा सोच कर बताएं, जो भी हमारी बात हो रही थी, इसमें पहले मैंने एफ एक्स और एफ वाई ड्रॉ किए थे या पहले मैंने एफ ड्रॉ किया था? बिल्कुल ठीक, हम लोगों ने पहले एफ ड्रॉ किया था। पहले हम लोगों ने ओ ए लाइन रिप्रेजेंट कर रही थी वेक्टर एफ को, फिर हम लोगों ने इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से एक कंपोनेंट एफ एक्स बना था और एक कंपोनेंट एफ वाई बना था। इसका मतलब है कि इस केस में पहले हमारे पास क्या था? एफ था, उसके बाद आप लोगों ने एफ एक्स और क्या ऑब्टेंड किए हैं? एफ वाई ऑब्टेंड किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में एफ तो रिजल्टेंट है, एफ एक्स और एफ वाई उसके दोनों क्या थे? कंपोनेंट से। तो इसमें पहले क्या था? आप लोगों ने कंपोनेंट से रिजल्टेंट ऑब्टेंड किया है या रिजल्टेंट से कंपोनेंट्स बनाए हैं? तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हम लोगों ने इसमें रिजल्टेंट पहले हमारे पास था, उसको यूज करके हम लोगों ने क्या बनाए हैं? कंपोनेंट्स बनाए हैं। तो मुझे बताओ ना ज़रा जल्दी से कि रेजोल्यूशन की समरी फिर क्या बनेगी? रेजोल्यूशन में आप लोगों के पास पहले एफ था जिससे हम रिजल्टेंट कह रहे हैं, तो रिजल्टेंट से आप लोगों ने बच्चों क्या बनाए हैं? कंपोनेंट्स बनाए हैं, यानी एफ एक्स और क्या बनाए हैं? एफ वाई बनाए हैं। तो अब ज़रा खुद सोचो, रेजोल्यूशन वेक्टर की समरी क्या हुई? इसमें रिजल्टेंट से आप लोगों ने क्या बनाया है? कंपोनेंट, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या था? कंपोनेंट से क्या बनाया है? रिजल्टेंट। अब ज़रा खुद सोचो, ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हुए ना, कि इन दोनों में कंपोनेंट से रिजल्टेंट है और उसमें रिजल्टेंट से कंपोनेंट्स है। ये इसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन है। अब आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए बात समझ भी ली है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स का जो सिमिलर प्रोसेस है वो दोनों आपस में तो सिमिलर हैं, और इन दोनों का जो रिवर्स प्रोसेस है वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर रिवर्स प्रोसेस है। एक और अच्छा सा एमसीक्यू देखें, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एमसीक्यूज़ बच्चे ये है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ये कीवर्ड है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आप लोगों ने बताने हैं ऑफ ए वेक्टर इन प्लेन। प्लेन का कंसेप्ट आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों ने मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बताने हैं किसी भी वेक्टर के प्लेन के अंदर। प्लेन कल आप लोगों ने पढ़ा था 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन को हम प्लेन कहते हैं। अब जैसे ही एमसीक्यूज़ बोर्ड में आता है, बच्चे फ़ौरन से इसका आंसर ए चूज़ कर देते हैं। उनको पता होता है कि ये प्लेन की डायग्राम है और इस वेक्टर एफ के 2 कंपोनेंट है, एक एफ एक्स है और एक एफ वाई कंपोनेंट्स है। तो उनको लगता है कि जब वेक्टर प्लेन में होगा तो उसके 2 कंपोनेंट्स होंगे। लेकिन इस एमसीक्यूज़ का बच्चों याद रखना है, ऑप्शन अल्फ़ा करेक्ट नहीं है। अगर आप अल्फ़ा चूज़ करेंगे तो रॉन्ग होगा। अब इसमें क्या रीज़न है वो ज़रा समझने की कोशिश करें। मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि इसका जो की वर्ड है वो ये वाला है, मैक्सिमम नंबर की वजह से अब ए ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक होगी बात, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सपोज करें ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये प्लेन आपको नज़र आ रही है। अब इस प्लेन के अंदर अगर मैं बहुत सारे कंपोनेंट्स बना दूँ, सपोज करें ये मैं कोई कंपोनेंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, 1 2 3 4 और ऐड बना लेते हैं 5 6 7 8। अब ये काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं और इन सब कंपोनेंट्स को मैंने हेड टू टेल रूल से ज्वाइन कर दी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि एट द एंड इनका रिजल्टेंट निकालूँ, सबका रिजल्टेंट निकालूँ। तो हेड टू टेल रूल से क्या मेथड होता है कि हम जो फर्स्ट वेक्टर की टेल होती है, फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड के साथ ज्वाइन कर देते हैं, तो ये इन सब का रिजल्टेंट होगा। अब मुझे बताओ, ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं ये किस वेक्टर के हैं? आर वेक्टर के ही हैं। और क्या ये आर वेक्टर प्लेन में लाई नहीं कर रहा? बिल्कुल प्लेन में लाई कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया है बाय यूजिंग 2 एक्सेस, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। इसका मतलब ये हुआ ये वाला वेक्टर भी प्लेन में ही है और ये वाला वेक्टर भी किस में है? प्लेन में है। अब आप मुझे बताओ कि आप इसके कंपोनेंट्स इससे ज़्यादा बना सकते हो? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जितने मर्जी हम बना सकते हैं। तो कीवर्ड ये याद रखना है, अगर एमसीक्यूज़ कभी आपका बोर्ड में आ जाता है कि मैक्सिमम नंबर यहाँ पर लफ्ज़ लिखा हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन प्लेन, तो कितने होंगे? 2 होंगे? नहीं होंगे, 3 होंगे। 3 हो भी सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। 4 होंगे, 4 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? मोर देन 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये आप लोगों ने बच्चों याद रखना है कि अगर आपका क्वेश्चन कभी मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का आता है तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन गिवन होगा वो चूज़ करेंगे। फर्दर मैं ये कह देता हूँ कि अगर यहाँ पर मोर देन 4 की बजाय इनफाइनाइट ऑप्शन भी लिखा होता तो हम फिर भी इनफाइनाइट को चूज़ कर लेते, क्योंकि प्लेन के अंदर हम जितने मर्जी चाहें उसके क्या बना सकते हैं? कंपोनेंट्स बना सकते हैं। तो कीवर्ड क्या है कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पूछे तो फिर आप लोगों ने लार्जर ऑप्शन चूज़ करना है कि उसके जितने ज़्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं। आखिरी बात यह है कि अगर बच्चों यहाँ पर मैक्सिमम की बजाय मिनिमम का वर्ड लिखा होता,
मैक्सिमम की जगह लिखा होता है मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन प्लेन आर। तो याद रखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स असल में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ही कहते हैं, यानी मिनिमम कंपोनेंट्स किसको कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ही हम मिनिमम कंपोनेंट्स कहते हैं। तो अगर इसमें मैक्सिमम की बजाय मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पूछा होता प्लेन के अंदर या मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पूछा होता प्लेन के अंदर, तो फिर आप लोग का ऑप्शन कौन सा बनना था, अल्फा ऑप्शन होना था। तो अल्फा ऑप्शन कब होगा, जब मिनिमम या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स प्लेन में पूछेगा, तो फिर ऑप्शन अल्फा होगा। फिर आप लोगों ने बच्चे याद रखना है कि अगर आपसे मिनिमम या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन स्पेस की बात करें, यानी प्लेन की बजाय बाकी स्टेटमेंट सेम है, मिनिमम आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन स्पेस आर, तो स्पेस में मिनिमम 2 नहीं होंगे, स्पेस के लिए मिनिमम कितने होंगे, 3 होंगे। तो स्पेस में आपसे मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पूछे या रेक्टेंगुलर पूछे, उसका ऑप्शन 3 आपने चूज करना है। कौन से, अगर वेक्टर एफ है ना, इसके 3 कंपोनेंट बनेंगे, एफ एक्स, एफ वाई और बिल्कुल ठीक आप बता रहे हैं एफ जेड, 3 इसके कंपोनेंट्स होंगे। लेकिन अगर स्पेस के लिए भी सेम पुराने वाला एमसीक्यू आ जाता, पुराने वाला एमसीक्यूज क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन स्पेस अगर वर्ड यूज हो जाता तो मैक्सिमम के लिए इसका भी बचे ऑप्शन आपका इनफाइनाइट ही होता। जिस तरह आप लोगों ने मैक्सिमम के लिए प्लेन में भी आंसर इनफाइनाइट है या लार्ज नंबर हम चूज़ करेंगे, इसी तरह स्पेस में भी आप लोगों ने लार्ज नंबर ही चूज़ करना है। ये जो कुछ आइडियाज़ हैं ये आप लोगों के बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों ने अच्छी तरह इन आइडियाज़ को अंडरस्टैंड कर लेना है।